नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और न्यूज़ एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। बनास डेयरी के जैव, सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में हो रहा है सुधार। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने देश में कुल 37 रेलगाड़ियों में 116 अतिरिक्त डिब्बे लगाए। भारतीय वायुसेना को मिले नए जवान। कर्नाटक के बेलगावी में हुई अग्निवीर वायु इंटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में वनडे सीरीज का निर्णायक मैच आज। टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया की नजर मौजूदा सीरीज जीतने पर। देश आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। आज उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर सादर नमन। न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और अटूट प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्रीय मार्ग को निरंतर दिशा देती है। उन्होंने पीढ़ियों को मानव गरिमा को बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हमारे मार्ग उनके आदर्श यूं ही आलोकित करते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में अमित शाह ने लिखा कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मूल मंत्र मानने वाले देश के संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने श्रमिकों, किसानों और कमजोर वर्गों को अधिकार देकर सामाजिक न्याय का सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया। समता और बंधुता के आधार पर सशक्त भारत की नींव रखने वाले बाबा साहेब ने राष्ट्र के प्रत्येक पहलू पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। सागर सा उनका विराट व्यक्तित्व और हिमालय समान ऊंचे उनके काम प्रत्येक देशवासी के लिए लोक सेवा का महान आदर्श हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से विनम्र वंदन। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण है। भारत रूस रणनीतिक भागीदारी के इस साल 25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये साझेदारी शांति, स्थिरता और पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 भारत रूस बहुआयामी साझेदारी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, असैन्य, परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का संयुक्त वक्तव्य संबंधों की विशेष प्रकृति को दर्शाता है और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच अटूट मित्रता है और ये अधिक प्रगाढ़ होती रहेगी। राष्ट्रपति भवन में डिनर के बाद व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उन्हें पालम एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। भारत और रूस के बीच 8 दशकों की दोस्ती में वक्त के साथ गहराई आती गई है, लेकिन दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते तमाम क्षेत्रों तक व्यापक नहीं हो पाए। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदा भारत यात्रा में दोनों देशों ने व्यापारिक रिश्तों को व्यापकता देने का फैसला किया है। दोनों ही देश अब मेक इन इंडिया के मद्देनजर भारत में ही को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहमत हुए हैं। आज दिल्ली में बिजनेस फोरम में दोनों देशों का अगर हम बात करें तो कल दिल्ली में बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ हुए संवाद में दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर नए आयामों को छू रही है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों की सबसे बड़ी नींव अटूट विश्वास बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच FTA पर बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि चाहे बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। यही विश्वास भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। भारत और रूस आर्थिक सहयोग के नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। बिजनेस फोरम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा लक्ष्यों को नई गति देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और उनके बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ था, लेकिन वर्तमान संभावनाओं और विश्वास की मजबूती बताती है कि यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं साफ देख रहा हूं, हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वतंत्र और संप्रभु नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके नतीजे पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि मेक इन इंडिया जैसी ऐतिहासिक पहलों ने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है और साथ ही बहुत अच्छे परिणाम भी पा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीति और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे बड़े ऐतिहासिक पहल की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वक्तव्यों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आने वाला दशक
भारत रूस संबंधों के लिए अत्यंत निर्णायक और अवसरों से भरा होने वाला है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि 2030 से पहले ही व्यापार का लक्ष्य कैसे हासिल होता है और नई साझेदारियां किस तरह दोनों देशों के विकास को नई रफ्तार देती हैं। यानी कि भरोसे की बुनियाद पर खड़ी ये पुरानी दोस्ती अब भविष्य की संभावनाओं का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के दौरे से पहले एक निजी समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ उसके बदलने की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। साथ ही ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, दरअसल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ इसके बदलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। ये बात सब जानते हैं। नए समीकरण और नए पावर सेंटर बन रहे हैं। इन समीकरणों पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां भी समय के साथ बदल रही हैं। ऐसे हालात में दुनिया के महान देशों के बीच स्थिरता बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और विश्व के लिए ये स्थिरता विकास की आधारशिला की तरह है, चाहे ये दो देशों के बीच का मामला हो या फिर पूरे विश्व से जुड़ा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए। सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है। व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक विशाल देश बताते हुए कहा कि ये 150 करोड़ लोगों का देश है जो विकास के रास्ते पर अग्रसर है, जिसकी विकास दर 7.7% है। साथ ही ये भी कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। हमारी यात्रा पर दुनिया की नज़र रहेगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत एक विशाल देश है जहां 1.5 अरब लोग रहते हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था 7% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ तेजी से बढ़ रही है और जो दुनिया की प्रमुख शक्तियों में अग्रणी है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। ये सही है कि इसके बावजूद आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि इससे बेहतर किया जा सकता था, पर परिणाम सबके सामने। आने वाले समय में हम भविष्य को लेकर कई अहम क्षेत्रों में सहकार्य के लिए तैयार हैं और उनमें से एक है हाई टेक्नोलॉजी। भारत और रूस स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसे लेकर आगे और भी बात करेंगे, पर ये आज के दौर की वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाला भविष्य तय करेगी। ये हमारी प्रगति को रफ्तार दे सकती है, पर यह भी सही है कि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और वो रास्ता चुनेंगे जो हमारे लिए इमर्ज्ड के समय में सबसे बेहतर हो। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को एक शक्तिशाली देश बताया और कहा कि वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है और ये बात सभी को समझनी होगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला है। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकें। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज गुजरात की यात्रा पर रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद गुजरात का उनका ये पहला दौरा होगा। उपराष्ट्रपति एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में आयोजित समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह आज बनास डेयरी के बहुआयामी प्रकल्पों का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की तीसरी बैठक बनास डेयरी परिसर में आयोजित होगी, जिसमें सहकारी डेयरी विकास से संबंधित विभिन्न पहलों की समीक्षा की जाएगी। दौरे के दौरान गृहमंत्री सनादर में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे और अकथाला बायो सीएनजी एवं उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। जनसभा के दौरान शाह सनादर में अत्याधुनिक 150 टीपीडी मिल्क पाउडर एवं बेबी फूड संयंत्र का भूमि पूजन भी करेंगे। भारतीय वायुसेना के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। कर्नाटक के बेलगावी में अग्निवीर वायु के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अग्निवीर वायु इनटेक फरवरी 2025 की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। ये कार्यक्रम एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीर वायु को सम्मानित भी किया गया। परेड को देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ उमड़ी। इस परेड से युवा भारतीय वायुसेना से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 2,08,36,000 से अधिक नामांकन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। राज्य के लगभग सभी पंजीकृत मतदाताओं को नामांकन फॉर्म दिए गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बस्तर मंडल में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बूथ स्तर अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बीजापुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी NR गावेल ने जानकारी दी कि इंद्रावती नदी के पार और घने जंगलों से घिरे क्षेत्रों में पहुंचने के लिए BLO टीमों को नाव और स्टीमर भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने ये घोषणा की है कि SIR के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ स्तर अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
भारतीय चुनाव आयोग ने केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केरल में वोटर लिस्ट रिवीजन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब केरल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को जारी की जाएगी, जबकि पहले ये 16 दिसंबर को जारी होनी थी। वहीं फाइनल वोटर लिस्ट अब 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी, जबकि पहले इसे 14 फरवरी को प्रकाशित किया जाना था। बता दें कि केरल एसआईआर की तारीख में संशोधन स्थानीय निकाय चुनाव के कारण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही चुनाव आयोग ने तारीख एक हफ्ता आगे बढ़ाने का फैसला किया है। केरल में 9 और 11 दिसंबर को 2 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशंस अब धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रहे हैं। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। और देश के कई शहरों के लिए उड़ान रद्द होने से लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियों से निपटने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। यात्रियों की सहूलियत और यात्रा के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 37 ट्रेन में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। ट्रेन में कोच की वृद्धि का फैसला लागू हो रहा है आज। इसमें दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में सबसे अधिक अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, जबकि उत्तरी रेलवे ने 8 ट्रेन में AC 3 टायर कोच और चेयर कार कोच जोड़े हैं। इसके अलावा पश्चिमी पूर्वी तट, पूर्वोत्तर सीमांत रेल जोन की ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत स्पेशल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। भारत तीसरे और अंतिम वनडे में जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर पर है। शनिवार को विशाखापत्तनम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। रांची वनडे में करीबी जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम को रायपुर में करारी हार मिली थी। 359 रन के विशाल लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया था। इन दोनों मैच में भारतीय टीम का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज में भी भारत को कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे में भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं और ऐसे दबाव वाले निर्णायक मैच में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। विराट कोहली ने अपनी पिछली 3 पारियों में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है, जबकि रोहित ने अपनी पिछली 4 पारियों में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। दक्षिण अफ्रीका सीरीज जीतने के लिए इस मुकाबले में करो या मरो की सोच के साथ उतरेगी, लेकिन वो तेज गेंदबाज बर्गर और बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी की फिटनेस को लेकर चिंतित है। ये देखना होगा कि ये दोनों खिलाड़ी इस मैच के लिए पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं। विशाखापत्तनम के ACA VDCA स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के अनुकूल होती है। भारत का यहाँ शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने यहाँ 2005 से 10 एक दिवसीय मैचों में से 7 में जीत हासिल की है, लेकिन यहाँ खेले गए पिछले मैच में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस सीरीज में ओस के कारण टॉस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय टीम वनडे में पिछले 20 मैच से टॉस नहीं जीत पाई है, जिसका खामियाजा उसे रायपुर में दूसरे वनडे में हार के साथ भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि विशाखापत्तनम में भारतीय टीम टॉस हारने का सिलसिला तोड़ पाती है या नहीं और उसका फायदा दोनों में से किस टीम को मिलता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और भारत ने पुरुषों के जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल चेन्नई में खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम ने बेल्जियम को मात दी। निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जहां भारत ने 4-3 से बाजी मारी। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 7 बार की चैंपियन जर्मनी से होगा। तो बेहद मुश्किल मुकाबला है आगे, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया का जोश है एकदम हाई। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।